हम हर एक एमसीक्यूज को डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले जो एमसीक्यू आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द डिप्लीशन लेयर इन द पीएन जंक्शन कॉजेज टू। पीएन के अंदर डिप्लीशन किसके कारण आता है? देखो यहाँ पे मैंने दिखाया है, देख रहे हैं आप, ये वाला जो जोन है ये डिप्लीशन का जोन है। देखो ये वाला, इस पे जो ये वाला बीच वाला पोर्शन है इसी को हम डिप्लीशन पोर्शन कहते हैं। ठीक बच्चे, तो कह रहे डिप्लीशन किसके कारण आता है आपके उसमें? ये डिप्लीशन आता है हमारे इसमें, पहला ऑप्शन था ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है, या फिर माइग्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी आयंस के कारण, या फिर डिफ्यूजन ऑफ कैरी आयंस के कारण, या ड्रिफ्ट ऑफ द होल्स के कारण। तो आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखियो जो हमारे पास मेन रीजन है ये आने का, डिप्रेशन आने का, वो होता है आपका कौन सा? वो होता है डिफ्यूजन, ठीक है ना। क्या होता है वो? डिफ्यूजन ऑफ कैरी आयंस। तो इन आयनों के कारण, डिफ्यूजन के आयनों के कारण ही हमारे क्या बनते हैं? डिप्लीशन लेयर बनता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डिफ्यूजन ऑफ कैरी आयन, ठीक है, कैरी आयन के कारण ही। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि आयनस में डिफ्यूजर होते हैं, हम सबको पता है कि पी पे आपका कैसे होते हैं? होल्स होते हैं, और यहाँ क्या होता है आपके? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो आयनों में डिफ्यूज हो जाते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे क्या बन जाती है? डिप्लीशन लेयर बन जाती है। बैटरी इज चार्ज एंड द पोटेंशियल ऑफ 15 वोल्ट फॉर 8 आवर्स व्हेन द करंट फ्लोइंग इन इज 10 एम्पियर। कितने करंट जा रहा है इसमें? 10 एम्पियर करंट जा रहा है। तो समझो ये इनपुट दे रहे हैं बैटरी को, ठीक है, हम उसे चार्ज करने के लिए दे रहे हैं 15 वोल्ट का पोटेंशियल, 8 आवर्स हम उसे क्या दे रहे हैं? टाइम दे रहे हैं चार्ज होने के लिए, और 10 एम्पियर का करंट हम उसे प्रोवाइड करा रहे हैं। अब बैटरी से आउटपुट की फॉर्म में हम क्या ले रहे हैं? देखो यहाँ पे मैंने सॉल्व कर रखा है। द आउटपुट ऑन द डिस्चार्ज सप्लाई ऑफ करंट इज 5 एम्पियर फॉर 15 आवर्स। ये इंपॉर्टेंट है, 15 आवर्स आपके पास। द मेन टर्मिनल वोल्टेज ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ द पोटेंशियल इज 14 वोल्ट, ठीक है। 14 वोल्ट का आपको पोटेंशियल मिलता है, मतलब ये आप सब ये चीज आप इनपुट दे रहे थे बैटरी को चार्ज करने के लिए। जैसे पोटेंशियल था आपका 15 वोल्ट, टाइमिंग था आपके पास 8 आवर, एंड करंट आपने उससे जो प्रोवाइड कराया वो आपके पास कितने का है करंट? वो आपके पास है, ले लेते हैं, वो आपके पास हो जाता है बेटा कितने का? 8 आवर्स का, एंड करंट है 10 एम्पेयर का। जो आउटपुट आपको बैटरी से मिल रहा है उस आउटपुट में आप देखेंगे करंट आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है 5 एम्पेयर का। जो टाइमिंग है हमारे पास 50 आवर्स की देर की है, एंड वोल्टेज जो हमें बोला गया है वो 14 का बोला गया है। हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि आपको निकालना है द मेन टर्मिनल वोल्टेज ड्यूरिंग द डिस्चार्ज इज 14 वोल्ट, द वॉट आवर्स एफिशिएंसी ऑफ बैटरी। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो एफिशिएंसी ई होता है कि जो आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट अपॉन जो आपने उसे इनपुट दिया है, इसका रेशियो, आउटपुट एनर्जी और इनपुट एनर्जी के रेशियो को कहते हैं एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे फॉर्मूला हमने लगाया है एफिशिएंसी के लिए, P इज इक्वल्स टू, देखो हमने लगाया है P इज इक्वल्स टू, ये इनिशियल है, ठीक है, जो जो चीज़ देखी थी। तो क्योंकि एफिशिएंसी निकालनी थी वॉट आवर पे, वॉट आवर निकालने के लिए मैंने क्या करा, वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर, और टाइम की यूनिट कहती है आवर्स होती है, तो इसको ऊपर भेज दिया। तो जो हमारे यहाँ पे आ गया है वो आ गया है कैसा, वो हमारे पास आ गया है W इज इक्वल्स टू P इंटू टी। अब P बराबर क्या होता है आपका? V इंटू आई। पी बराबर क्या होता है आपका? V इंटू आई। अब क्योंकि P बराबर V इंटू आई है आपका, तो V की वैल्यू हमारे पास दे रखी, I की दे रखी, T की दे रखी, हमने W निकाल लिया। तो W इनपुट जो मेरे पास आया वो ये है, W इनपुट। फिर ऐसे W आउटपुट जो हमें बैटरी से मिल रहा था 14 वोल्टेज, आपको पता है 5 एम्पेयर का करंट जा रहा था उसे, और टाइमिंग 15 आवर्स की थी। इसको अगर हम सॉल्व करें तो इतने वाट का हमें वर्क मिल रहा है, ये आउटपुट है, ये इनपुट था, ये आउटपुट है। अब इफिशियंसी निकालनी है हमें। इफिशियंसी का फॉर्मूला भी मैंने बताया कि एनर्जी आउटपुट अपॉन एनर्जी इनपुट। एनर्जी जो आउटपुट की है, जो एनर्जी आप आउटपुट देख रहे हैं वो ये वाली है, और जो इनपुट देख रहे हैं आप वो ये है एनर्जी, है ना। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.875 आपको समथिंग समथिंग आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं उसको परसेंटेज में लिखूँ तो 87.5 परसेंटेज का टोटल इसका आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है द radius of the curvature of the curved surface of a plano convex lens is 20 cm. If the refractive index of the material of the lens is 1.5, it will be concave lens or convex lens। देखो प्लेनो कॉन्वेक्स जो भी होते हैं उसमें एक आर तो आपको क्या रहता है? ऑटोमेटिकली इन्फिनिटी होता है, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट है। इसका जो आर होगा वो कहाँ होगा आपका? इस तरह, और वो कैसा होगा? इन्फिनिटी होगा। लेकिन जो दूसरा वाला है ये तो कर्व है, इस कर्व का अपना आर कुछ इस डायरेक्शन में होगा, और कैसा होगा? क्योंकि इस डायरेक्शन की सारी चीजें कैसे होती है आपकी? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव आर जाएगा हमारा, ठीक है। आर की वैल्यू हमें दी हुई है, ये देखिए 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम फॉर्मूला आते हैं लेंस का फॉर्मूला। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको बता दिया गया है 1.5 है, तो आप फॉर्मूला आएंगे 1/f = m - 1 1/r1 का स्क्वायर - 1 1/r1 - 1/r2।
सो इसको सॉल्व करके जो आपका आंसर बन रहा है वो ये है, R1 की वैल्यू 1.3 है, R2 की वैल्यू R है, और इसका अगर एलसीएम लेंगे, ये तो कैंसिल लेगा, माइनस से प्लस का जाएगा, तो R की जो वैल्यू लास्ट में F बराबर हमारा 2 आ रहा था, R टेंड्स टू कितना देखा था 20, तो जो वैल्यू जाएगी F की कितनी 40। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं फिजिक्स में। ठीक है, बोर्ड एग्जामिनेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस आप ध्यान से देखते रहिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे कंफ्यूज होगा, मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इक्वल चार्ज आर गिवन टू द टू कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ द डिफरेंट रेडियाई, द पोटेंशियल विल बी, आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है अगर दो बॉडी है लेकिन उनकी रेडियस डिफरेंट है। अब क्योंकि रेडियस डिफरेंट है तो आप एक चीज यहाँ से हिंट के तौर पे आइडिया लगा सकते हैं कि क्योंकि रेडियस अलग होगी तो लेकिन चार्ज पे दोनों बॉडी पे सेम है। आपको कंडीशंस में केसेस ये पूछे गए कि बी मोर द, आपको बताना है पोटेंशियल विल बी, इनका पोटेंशियल क्या होगा। दो स्पाइकल बॉडी है और दोनों स्पाइकल बॉडी पे चार्ज रखा गया है। ठीक है, इक्वल चार्ज रखा हुआ है बट उनकी रेडियस अलग अलग है। आपसे पूछा जा रहा है कि द पोटेंशियल विल बी, उनका पोटेंशियल कैसा होगा। बी मोर ऑन द बिगेस्ट स्फीयर, बड़े वाले साइज वाले पे ज्यादा होगा, टू इक्वल बोथ ऑफ द स्फीयर, पोटेंशियल दोनों पे सेम होगा, लेस देन होगा, या डिपेंड ऑन द रेडियाई पे करेगा। तो देखो हमारे पास जो फॉर्मुला होता है पोटेंशियल बच्चे, हम ऐसे लिखते हैं बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू अपॉन आर, ये हमारा फॉर्मुला होता है पोटेंशियल का। अब देखो इस फॉर्मुले में अगर आप ध्यान से देख होंगे तो जो क्यू है वो उसमें कहा था दोनों के कांस्टेंट है, ये ऑलरेडी कांस्टेंट ही होता है इतना 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बचा क्या, केवल आर बचा है, यानी कि v इज इनवर्सली 1 अपॉन आर। तो जो पोटेंशियल का रिलेशन है वो रेडियस के साथ होता है, कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो इसका मतलब जिसका साइज बड़ा होगा उसका पोटेंशियल कम होगा, तो यानी कि डिपेंड टोटली किस पे कर रहा है, डिपेंड ऑन द रेडियाई। सो राइट आंसर इज डी। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, सो उसने बोला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी, आपको पूछा गया है द प्रॉपर्टी, द यूनिवर्सल प्रॉपर्टी अमॉन्ग ऑल सब्सटेंस इज, हर एक सब्सटेंस की अपनी जो प्रॉपर्टी रहती है, या वो फेरोमैग्नेटिक होते हैं, नॉन फेरोमैग्नेटिक होते हैं, नॉन मैग्नेटिक होते हैं, या डायमैग्नेटिक होते हैं, या पैरामैग्नेटिक होते हैं। देखो हर एक सब्सटेंस की, चाहे वो आपका आयरन है, गोल्ड है, चाहे कोई भी है, उनकी अपनी कांस्टेंट यूनिवर्सल प्रॉपर्टी होती है, इसको हम कहते हैं डायमैग्नेटिक। ठीक है, कौन सा बेटा वो डायमैग्नेटिक। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन हमने कल सॉल्व किए थे लाइव क्लासेस में, बट अनफॉर्चुनेटली वो वीडियोस अपलोड नहीं हो पाई, दैट्स व्हाई हम दोबारा से इसको देख रहे हैं। ठीक है, सो जो डी है ये डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी हर एक की कांस्टेंट होती है, इसका आंसर जो होगा राइट कौन सा होगा, डायमैग्नेटिक। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिनोमेना व्हिच इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय हाइगेन्स वेव फ्रंट इज, हाइगेन्स की वेव फ्रंट थ्योरी से आप क्या नहीं समझ पाए थे, डिफ्रैक्शंस, रिफ्लेक्शंस, ऑरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा, या रिफ्लेक्शंस। देखो रिफ्लेक्शंस के लिए तो हाइगेन्स ने वाला दिया था, रिफ्लेक्शंस का हाइगेन्स का ही है, अगर आपने पढ़ा होगा चैप्टर में। डिफ्रैक्शन की अगर बात करें तो डिफ्रैक्शन होता क्या है कि जो किसी सोर्स से लाइट आ रही है, मान लो इस सोर्स से लाइट आ रही है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे हमने छोटा सा स्लिट बना दिया, अब लाइट यहाँ से कॉर्नर की तरफ बैंड होती निकलेगी ऐसे, लाइट का क्या होता है, कॉर्नर की तरफ बैंड होता है ऐसे, है ना, तो लाइट कॉर्नर की तरफ बैंड हो रही है, यानी कि लाइट मुड़ रही है, रिफ्लेक्शन हो भी कर रही है ना, तो इसका मतलब डिफ्रैक्शन भी आई है थ्योरी में कहीं ना कहीं। बचा कौन, बचा है ये ऑरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा, इसके बारे में हाइगेन्स ने कोई भी थ्योरी नहीं दी, ना कोई एक्सप्लेनेशन दी। ठीक है ना, इसके एक्सप्लेनेशंस को, इसकी थ्योरी को ये हाइगेन्स जो थ्योरी है वो ऑरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, बाकी तीनों चीजों को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ये साइंटिफिक चीज है। ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि देयर है क्वेश्चन, अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 डायमीटर। ठीक है, एक स्फीयर है जिसका डायमीटर मेरे पास दे रखा है। ठीक है, स्फीयर चार्ज डेंसिटी इज, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास जो उसकी देखी, देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी हम इसको कहते हैं सिग्मा को, है ना, हमारे पास तीन तरह की डेंसिटी होती है, जिसमें एक आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी जो कि ये रही, फिर है सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि ये है, फिर है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो कि ये होती है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू सिग्मा हमने दे रखा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा कहते हैं 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, डायमीटर जो हमारे पास दे रखा है वो कितना दे रखा है 2.4, तो यहाँ से रेडियस कितनी जाएगी 1.2 मीटर। तो क्यू बराबर सिग्मा बराबर क्या था क्यू अपॉन ए, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो डिवाइड बाय का मिल दूंगा मल्टीप्लाइड में। फिलहाल पहले हमने एरिया कैलकुलेट किया, इस पे का एरिया होता है 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई और आर हमारे पास कितना है, डायमीटर का हाफ कर दिया मैंने, तो 1.2 1.2, यहाँ से मेरा एरिया कैलकुलेट होगा, और एरिया हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे रख दिया ये रहा। ठीक है, और जो उसने हमें डेंसिटी दी थी वो दी थी 80 माइक्रो कूलम पर मीटर की फॉर्म में, तो मैंने उसको भी चेंज कर दिया है। ठीक है ना, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 होता है, देखो अगर आप पीछे वीडियो में देखेंगे तो यहाँ पर 80 माइक्रो कूलम में दे रखा था, तो माइक्रो कूलम को किस में लेके आ गए, कूलम की फॉर्म में, है ना, 10 की पावर -6 माइक्रो बराबर। तो इसको सॉल्व किया हमने, तो चार्ज मेरे पास कितना आ गया 1.45 × 10 की पावर -3 कूलम। ओके, नेक्स्ट है एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये है ह्यूमन आई हमें गिवन है, इस ह्यूमन आई में हमको एक डिफेक्ट दिखाई दे रहा है। देखिए ये मान लो ह्यूमन आई की रेटिना है। ठीक है, ये रेटिना वाला क्वेश्चन होता है जहाँ पे डायग्राम बनते हैं बनते हैं। ठीक है, तो ये रेटिना वाला क्वेश्चन होता है। अभी हमें क्वेश्चन ऐसा है कि रेटिना को दिखा देते हैं, मान लो ये लेंस है इसका, ह्यूमन आई है और ये इसका लेंस होता है। अब मान लो लाइट रेज जैसा आ रही है। ठीक है, अगर ये पहले ही मीट कर जाती है जैसे यहाँ पे मीट करके, इसको रेटिना डायग्राम बनी है, ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, माइपिया बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं ऐसे डिफेक्ट को, माइपिया। बट अगर कभी अगर आपको ऐसे देखने को हम्म, तो लाइट रेज में से और डायग्राम को पीछे बन जाएगा, ऐसे डिफेक्ट को हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं। ठीक है, तो डिफेक्ट अपने इसका डिफेक्ट का मतलब क्या रखना, कुछ रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the force of two magnetic poles is F, if the distance and the pole distance of each pole are double, then the force experienced। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं आपको समझाता हूँ कैसा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन आता है, देखिए मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। देखो, मान लो कि अभी एक चार्ज यहाँ पे है और एक चार्ज आपका यहाँ पे है, और इन दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस है वो r है। अब हमने क्या करा, इस चार्ज पे पूल स्ट्रेंथ को भी कर दिया डबल, मान लो इसकी पूल स्ट्रेंथ हो गई डबल, ऐसे पूल स्ट्रेंथ, दूसरा पूल स्ट्रेंथ को भी डबल, ये बीच के डिस्टेंस को भी आपने जस्ट डबल कर दिया। डिस्टेंस r था, अब डिस्टेंस हो गया 2r का। मान लो पहले पूल स्ट्रेंथ पे जो m था, m1 m2, अब हो गया वो 2m1 एंड 2m2, हमने पूल स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दी और बीच का डिस्टेंस भी इंक्रीज कर दिया। आप समझ गया कि उसके फोर्स में क्या फर्क पड़ेगा। देखो पहले नॉर्मल जो जनरल फॉर्मूला है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या होता है, F बराबर क्यू एम डैश अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, फुल स्टैंड को हम क्यू एम लिखते हैं, एम लिखते हैं डायरेक्टली, हम ऐसे लिखते हैं F इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। बट इसका सटीक मेथड ये वाला होता है लिखने में, क्यू एम अपॉन क्यू डैश एम अपॉन आर स्क्वायर। सो यहाँ पे हमने क्या करा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसमें क्या करते हैं सेकंड इक्वेशन करने के लिए इसको फर्स्ट मान लिया। अब आप F डैश निकालो दूसरा वाला, इसको डायरेक्टली इक्वल टू m की जगह हो जाएगा 2m1 इंटू 2m2 अपॉन आर की जगह 2r का स्क्वायर। अब आप खुद ही दिमाग लगाओ और सोचो कि अगर मैं 2 इंटू 2 करूँ 4 हो जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, वो कर जाएंगे तो आपके पास कुछ ऐसी वैल्यू बनेगी। देखो देखो यहाँ पे आप कि एफ डैश की वैल्यू बनेगी, वो बनेगी जो अगर देखो 2 का यहाँ पे निकालता हूँ, एफ डैश इज डायरेक्टली इक्वल टू सब जगह m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्या है आर स्क्वायर। अब देखो यही पूरी वैल्यू किसकी वैल्यू है, ये इसकी जो स्टार्टिंग में बस फोर्स था, इसका मतलब जो एफ डैश है वो कहीं ना कहीं किसके बराबर हो जाएगा, एफ के बराबर। मतलब वो उतने फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अभी भी जितना फोर्स वो पहले एक्सपीरियंस कर रहा था। क्यों, क्योंकि आपने पोल स्टैंड को भी डबल किया, साथ साथ उसके बीच डिस्टेंस को भी डबल कर दिया। ऐसे में फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना, कैसे कैसे हुआ है क्वेश्चन। तो इसको अपलोड कर लेंगे बाद में। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास की क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूला बेस्ड ही है, तो आपको देखने आंसर समझ में आ जाएगा आसानी से। तो क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टर्न्स एरिया, द नंबर ऑफ टर्न्स एरिया एंड करंट करंट अक्वाइर्ड इज गिवन बाय n, a एंड i। आपको पता है कि नंबर ऑफ टर्न्स को n कहते हैं, एरिया को a कहते हैं और करंट को i कहते हैं। देन द मैग्नेटिक मोमेंटम इज, सो मैग्नेटिक मोमेंटम क्या होगा। देखो मैग्नेटिक मोमेंटम होता है हमारा, मैग्नेटिक मोमेंटम होता है हमारा m, कैपिटल M। ठीक है, और कैपिटल M का जो फॉर्मूला होता है n i एंड a, n i है, इसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंटम का। तो वो पूछा कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन सही रहेगा उसके लिए। सो मैग्नेटिक मोमेंटम में जो सही एक्सप्रेशन होगा वो कौन सा होगा, n i है। ठीक है, होता है n i इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि हमारे पास एक सर्कल है जैसे कि यहाँ दिखा रखा है, उसकी जो रेडियस है वो r है और वो 10 सेंटीमीटर की रेडियस है, डायमीटर 20 देखा था, तो रेडियस 10 हो गई। आपको देखा है इसके अलावा जो उसका उसका जो रेजिस्टेंस अपना वो कितने का है, 0.01 ओम का रेजिस्टेंस होता है अपना। मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा था, आपको थीटा बताया कि वो 0 डिग्री से पहले से परपेंडिकुलर होता हुआ, परपेंडिकुलर से पहले होता हुआ चल रहा है, वो ऐसे घूम रहा है वो। ठीक है ना, उसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है। अब कैसे घूम रहा होगा वो ऐसे में घूम रहा होगा, ऐसे ऐसे घूम रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू चार्ज आपको पता लगाना है कितना चार्ज पे फील हो रहा होगा। अब देखो यार, ये जो है ये एक स्पेरिकल बॉडी है। ठीक है, अब स्पेरिकल बॉडी है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जा रहा है, इसका खुद का रेजिस्टेंस भी है, तो इसका मतलब कोई करंट भी होगा। तो इस पे फील होने वाला फोर्स आप कैलकुलेट करना है ना, इस पे फील होने वाला, इसमें कितना चार्ज ओरिजिनेट होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला सिंपल होता है उसका, क्यू बराबर नेट चार्ज अपॉन नेट चार्ज इन चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। आपको पता है इससे बोला चार्ज कैलकुलेट करो, तो चार्ज हमें कैसे प्रोड्यूस होगा, पहले देखो। जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अपने एरिया को बार-बार चेंज करेगी तो फॉर्मूला बनता है 5b इज इक्वल्स टू b डॉट da। क्या बनेगा, b डॉट da। अब b डॉट da दोनों दोनों वेक्टर भी है, तो यानी कि एरिया बार-बार चेंज होता रहेगा, तो आपको क्या प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स। फ्लक्स का कारण क्या जनरेट होगा उसमें, चार्ज। तो बस ये हमें कैलकुलेट करना है कितना चार्ज जनरेट होगा। तो फॉर्मूला नेट फ्लक्स का फॉर्मूला होता है b डॉट da, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इनटू cos थीटा, जब डायरेक्शन हटाएंगे। आपको बता दें थीटा 0 पहले से परपेंडिकुलर हो रहा है, तो हमने ऐसे लगा दिया अपॉन रेजिस्टेंस हमारे पास रहता है फॉर्मूला में r मैंने पढ़ दिया। देन उसका जो आंसर आएगा सॉल्व करके वो टेबल का बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये मैंने देखिए ये हमारा हो गया है। ओके, ये भी हो चुका है। ओके, ये क्वेश्चन है कि इसको देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक चार्ज बॉडी है, एक क्यू बॉडी आपके पास है, और उसके सेंटर में आपने देखो जो बॉडी है हम लिखिए अ चार्ज क्यू इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ क्यू। मतलब ये क्यू है, इसके सेंटर में कहीं एक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे आपने। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एनी फेस, इसका फेस पे मतलब लाइक जैसे ये फेस है, इस फेस पे कितना, पूरे फेस पे कितना क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम एक साइंटिस्ट ने गॉस ने बताया फाई इक्वल्स होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बॉडी से कोई मतलब नहीं है ना, क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो क्योंकि इसके कितने सरफेस होते हैं 6, तो 1/6 हमने कर दिया इसको इंटू कर दिया। ठीक है ना, ये 6 फेस होते हैं इसके, तो फॉर्मूला बन जाएगा फ्लक्स का, बन जाएगा 1/6 क्यू ऑफ एल नॉट। लेकिन जो ऑप्शन आप देख रहे हैं चार ऑप्शन, इन चार ऑप्शन में आंसर नहीं है। तो ऐसा इसलिए होता है कभी क्या करते हैं एग्जाम में, जान के देखो आप तो पूरे फॉर्मूले में अगर मैं 2 पाई से इसमें ऊपर चेंज करूँ तो ये तो नहीं बनेगा, पाई से ऊपर चेंज करूँ तब ये नहीं बनेगा, इसमें तो इंटू कर नहीं सकते 4 पाई से भी चेंज हो रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 पाई से ऊपर चेंज हो रही है इसमें जस्ट, अगर इसमें मैथमेटिकल 4 पाई से ऊपर चेंज करूँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और ये हमारा आंसर बन जाएगा, है ना। तो 4 पाई से इस पूरे आंसर में इंटू कर रखिए ऊपर नीचे, बस ताकि आंसर इस तरह का आ जाए बस। ठीक है ना, आपके ब्रेन को टेस्ट करने का तरीका है ये, कि आपको आता है कि नहीं आता। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा है विच इज ओके। अब इसका सेकंड पार्ट नीचे रहता है, यहाँ पे देखते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरफेरेंस अकरेंस
इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स, किस वेव में आपको इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। देखो ई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, लॉन्गिट्यूडल वेव में, ट्रांसवर्सल वेव में, या ऑल ऑफ दिस। देखो जो आपका इंटरफेरेंस है, यस इंटरफेरेंस मैक्सिमम देखा जाता है वो ट्रांसवर्सल में देखा जाता है, लेकिन वो चल सब में सकता है, अकरेंस तो उसके सब में होती है। तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट आया था हमारे पास कि इन एन टाइप सिलिकन, एन टाइप सिलिकन का मतलब है इसमें पेंटावेलेंट आपने मिला रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा सही होगा। देखो मैंने डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, एन टाइप में हमेशा में पेंटावेलेंट होगा और होल्स होंगे आपके वो माइनॉरिटी में होते हैं, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा होल्स माइनॉरिटी में। जबकि पी टाइप में क्या होता है कि ट्राइवेलेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स आर इन माइनॉरिटी, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं माइनॉरिटी में होते हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्टली हो गया। नेक्स्ट आए थे, ओके, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो हमें दिख रहा था कि एरिया जो है वो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, और हमने किसी कॉइल के ऊपर एक स्ट्रेट पोल के ऊपर हमें दिख रहा था टन मारे 50 टन। ठीक है, तो ऐसे मान लेते हैं कि एक स्ट्रेट हमारे पास ये कोई इंसुलेटिंग बॉडी है और इस पे हमने मार रखे हैं यहाँ से टन। हाँ, ये जो टन है वो जो सर्कुलर फॉर्म में घूमता दिखाई दे रहा है आपको, ये ऐसा। इसका जो इतने पोर्शन का जो एरिया है, सर्कुलर पोर्शन का एरिया है, वो हमें देखा है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें देखा है कि टन मारे गए उसके ऊपर टोटल 50 है, एन दे रखा है। जिस स्पीड से रेवोल्यूशन मारे जा रहे हैं टन, वो है 2000 रेवोल्यूशन पर मिनट की स्पीड से इसके ऊपर टन मारे जा रहे हैं। थीटा टाइम्स 90 डिग्री, हमें इसे उठा के फिर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, जहाँ पे 0.05 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है। अब आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इसका। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि आपने निकालने से ईएमएफ कितना जनरेट होगा। ठीक है, निकालना आपको इसमें ईएमएफ। देखो क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट आप ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन पूछा जाना चाह रहा है ना। ये मेरे को कुछ एक्सप्लेनेशन देती है तो उसके साथ आपसे सीनियर यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमें निकालना है ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा। ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो बिलोंग करता है, ईएमएफ कहता है कि ईएमएफ कहता है एन बी ए ओमेगा। एन नंबर ऑफ टर्न्स कितना हमारे पास 50, बी मैग्नेटिक फील्ड कितना देखा है 0.05, ए एरिया, एरिया कैसे मिलेगा, जो कि यहाँ पे दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर, सो जस्ट मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, स्क्वायर था इसलिए -4 हो गया। अब निकालना गेम मेन है ओमेगा। ओमेगा कैसे निकालेंगे, ओमेगा बराबर होता है बच्चों, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी, और जो हमारे पास वैल्यू है तो निकल गया ओमेगा 2 पाई एफ। फ्रीक्वेंसी कितनी देखी थी उसने 2000 रेवोल्यूशन पर मिनट, तो 2000 डिवाइडेड बाय 60 का रखा है। यहाँ से हमारे पास पाई की वैल्यू रखने के बाद चाहे पाई वैसे रहने दो, यहाँ पे आप मत सॉल्व करो, पाई पाई रहने दो। ठीक है, पाई के टर्म्स में आंसर लेंगे, तो इसको आप पूरे को सॉल्व करोगे एक्सप्रेशन को, तो हमारे पास आएगा 4 पाई अपॉन 3 वोल्ट। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद ये ध्यान रखना कि फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला हो गया 2000 रेवोल्यूशन थे पर मिनट डिवाइड बाय 60 कर। ठीक है, 2000 रेवोल्यूशन पर मिनट, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी क्या उसको 0 0 कैंसिल करके देन आप सॉल्व कर लेंगे इसको, तो इसका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आप समझ आ गया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारे पास कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे है, जो कि हमें देखा बी टेस्ला का। एक चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन है जो कि सीधा जा रहा है ऐसा, वो इतनी स्पीड से सीधा चला गया कि वो मैग्नेटिक फील्ड के पहले निकलता हो गया। जब भी पहले की बात होती है तो थीटा टेंड्स टू आपका 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, मान लो ये यूनिफॉर्म मैग्नेट है और ये आपका वो चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन है, तो ये कैसे निकल गया, बिल्कुल स्ट्रेट चला गया यहाँ से। तो यहाँ इस कंडीशंस में आपका बच्चे थीटा टेंड्स टू कैसा जाएगा 0 डिग्री। आपसे पूछा गया कि वो अपने पे कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा प्रोटॉन्स। देखो लॉरेंज एक साइंटिस्ट ने जिन्होंने सिखाया कि चार्ज पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो उसमें फोर्स एक्सपीरियंस होता है, बट ये तो एंटर किया ही ना, क्योंकि थीटा टेंड्स टू कैसा है आपके पास 0 डिग्री है। इसका मतलब 0 डिग्री तब होता है जिस वाले लाइन ये है, इसका ठीक पहले लाइन हो, तो ये तो इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल पहले चला गया हूँ, या ऐसे समझो मैग्नेटिक के पहले चला गया, तो ऐसे में थीटा बना 0 और साइन 0 डिग्री में कितना होता है 0। सो टोटल जो फोर्स नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा प्रोटॉन पार्टिकल अपने आप में वो 0 होगा। ठीक है, क्योंकि वो कैसे चला गया, उसके पहले चला गया। क्वेश्चन को थोड़ा परेशान करने कैसे हो सकता है कि एक न्यूट्रॉन है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर आ रहा है, अब परपेंडिकुलर इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स 90 रहता है, लेकिन आपको समझना है कि जो न्यूट्रॉन होता है ना उस पे चार्ज खुद 0 हो जाता है। न्यूट्रॉन पे खुद कोई चार्ज होता नहीं है, दैट्स व्हाई अगर उस पे आप बोलोगे कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा, तो न्यूट्रॉन पे भी कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा 0 ही, चाहे वो पैरेलल जाए चाहे वो परपेंडिकुलर जाए, दोनों कंडीशन उसके पास 0 ही बनेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखना आ जाते हैं जी। ठीक है, ये क्वेश्चन था कि हमारे पास एक मेटल सरफेस है जिसका अपना थ्रेशोल्ड जो है हमें दे रखा है डब्ल्यू नॉट, और उसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो उसका वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट दे रखा है, उसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमारे पास कितनी देखिए लैम्डा नॉट। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट विल हैपन इफ वर्क फंक्शन इज बिकम w/2, आधा हो जाएगी, तो जो उसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है उस पर कितना फर्क पड़ेगा ये निकालना है। पहले इनिशियली वर्क फंक्शन w था और वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट थी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आप क्या करो, सिंपल फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला होता है w इज इक्वल्स टू एच न्यू, और न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा नॉट। ठीक है, ये तो पहले वाले केस के लिए हो गया फॉर्मूला। अब दूसरा वाला केस देखते हैं, फॉर्मूला अगेन w इज इक्वल्स टू एच न्यू रहेगा आपका, w डैश लिख देता हूँ इसको क्योंकि नया वाला है, एच का एच, न्यू की जगह आ जाएगा सी अपॉन लैम्डा डैश नया वाला। अभी दो केस हो गए, ये हो गया इनिशियली, ये इनिशियल हो गया, ये कैसा हो गया फाइनल हो गया। तो आप इधर दोनों को डिवाइड कर दो, w फाइनल अपॉन w इनिशियल इज इक्वल्स टू फाइनल है एच सी लैम्डा डैश अपॉन एच सी अपॉन लैम्डा, एच से एच कैंसिल, सी से आपका सी कैंसिल। तो यहाँ पे जो बच रहा है w की जगह क्या है, w क्या था उसने, w को क्या था उसने, w जो फाइनल था वर्क फंक्शन वो इनिशियल का हाफ हो गया है। सो मैं यहाँ पे w की जगह लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है w की जगह में
डब्ल्यू नॉट बाई टू लिख दिया, तो यहाँ पे वैसे करेंगे डब्ल्यू लिख देते हैं, डब्ल्यू नॉट बाई टू अपॉन डब्ल्यू नॉट, ये इनिशियल मतलब डब्ल्यू नॉट है जो इज इक्वल्स टू, यहाँ से आपका बच रहा है लैम्डा, लैम्डा 4 तक चीज़ आती है फर्स्ट के पास, तो लैम्डा आ जाएगा, और ये लैम्डा डैश नीचे वाला ये रहा, ठीक है, लैम्डा डैश ये इनिशियल वाला लैम्डा है, तो ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा, जो नया लैम्डा है ये लैम्डा डैश जो है ये रहा, ये जाएगा ऊपर लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू, और ये डिवाइड होता चलेगा इसके पास मल्टीप्लाइड में 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल लैम्डा, इस तरीके से सॉल्व हो गए, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे भी आपको यहाँ समझ नहीं आता, जैसे मतलब इनिशियल थ्रेशोल्ड की बात हो रही है ये एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, तो हमने फॉर्मूला दिखाया कैसे कैसे आता है, वर्क फंक्शन इक्वल्स टू एच नहीं होता है, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा नॉट पहले ही लगा दिया। अब ये नेक्स्ट कंडीशन है कि वर्क फंक्शन में क्या वेवलेंथ, हाँ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में क्या चेंज आएगा, वर्क फंक्शन मेरे पास इनिशियल का हाफ हो जाए, तो मैं लिख दिया डब्ल्यू डैश मेरे पास जाएगा इनिशियल का हाफ एच सी अपॉन लैम्डा डैश, है ना। तो अब इन दोनों इक्वेशन को इसको एंड इसको आपस में डिवाइड कर दो आप, डिवाइड कर दिया मैंने, तो जो कैंसिल हो गया, फोटो जी फर्स्ट क्लास का डिवाइड हो गया, लैम्डा डैश करेगा 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा इनिशियल, तो यहाँ पे लिखा जाए, ठीक है। अब ये था क्वेश्चन नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द वी एंड आई इन द क्लोज सर्किट इज डिक्रीज, इंक्रीज, वेरीज, और या फिर रिमेनिंग कांस्टेंट, तो ओम्स लॉ अगर आपने पढ़ा है, उसमें आपने पढ़ा v इक्वल्स टू i टू i, so v और i जो होता है क्लोज सर्किट में हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, so the right answer is remaining constant, so I hope you understand। हमने कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है, अभी क्वेश्चंस बहुत सारे थे लेकिन ये वीडियोस बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई थी, इसलिए हमने वो एज कर दिए हैं, मेन क्वेश्चंस ये थे, ठीक है। ओके तो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। अभी एक एमसीक्यू क्वेश्चन ये भी है आपका, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन था हमारे पास रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स दे रखा है 1.5, वेलोसिटी में कैलकुलेट करनी है, जब स्पीड दे रखी है हमें कितनी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन की वॉइड, सबसे को फॉर्मूला पता होगा रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स m बराबर क्या होता है, c अपॉन v होता है, ठीक है। कल में सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन सारे, तो स्पीड की वैल्यू हमको दे रखी है 3 × 10⁸ और v को ऊपर ले आते हैं जो हमें निकालनी है, अपॉन n को नीचे डालते हैं 1.5, तो v टेंड्स टू आपको आ जाएगा, तो कैसे करेंगे तो आ जाएगा 2.0 × 10⁸, यानी कि इसकी स्पीड है मीटर पर सेकंड में, तो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है साफ-साफ, तो आप ऐसे देख सकते हैं, ओके। अब मैंने बस फॉर्मूला लगा के आपको रख के दिखाया, तो ये भी क्वेश्चन था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान था, कूलम्ब्स लॉ को रिलेट करता क्वेश्चन है, दो चार्जेस है, और दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस दे रखा है, वो कितना दे रखा था 50, आप समझ गए कि वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक दूसरे पे, ठीक है ना, चाहे वो अट्रैक्टिव होगा या फिर रिपल्शन होगा, जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको होना है बराबर 1/2 नॉट q1 अपॉन r स्क्वायर, q1 q2 दोनों सेम है तो उसका लगा दिया अपॉन r स्क्वायर, r की वैल्यू 50 सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए करा, और उसका सॉल्व किया, देन आंसर आ गया, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चंस, जल्दी देखिए ये स्लाइड है, ओके। तो बस रिवाइज करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।